गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महाराजा अग्रसेन आयुर्वेद कॉलेज। तो आज की क्लास में हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है स्वास्थ्यविद। और आज का हमारा कॉमन टॉपिक रहने वाला है इन्फेक्शियस डिजीज, संक्रामक रोग। तो बीएससी नर्सिंग वाली बुक में पेज नंबर 129 और डिप्लोमा वाली बुक में पेज नंबर 103 103। ठीक है, तो हम बात करते हैं संक्रामक रोग की। संक्रामक रोग क्या होते हैं? जो रोग एक बंदे से दूसरे बंदे में फैलते हैं। फैलने वाले रोगों क्या बोलते हैं हम? संक्रामक रोग, इन्फेक्शियस डिजीज इसको मॉडर्न साइंस में बोलते हैं। मतलब इन्फेक्शन जो होती है एक दूसरे से जो फैलने वाली होती है वो इन्फेक्शियस डिजीज होती है। जैसे सबसे पहले इसमें 3 चीजें काम करती हैं। एजेंट, इसके बीच में रिजर्वायर या फिर कैरियर, फिर तीसरा क्या है? होस्ट। कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज है वो उसकी लाइफ इन तीनों के इर्द गिर्द घूमती है। इन्फेक्शन होने में ये 3 चीजें, 3 फैक्टर जरूरी है। तो एजेंट क्या है? एजेंट वो है जो इन्फेक्शन का मेन कॉज है, जो खुद इन्फेक्शन फैलाता है ना। एजेंट क्या है? अब वो एजेंट क्या हो सकता है? बैक्टीरिया, जिसके कारण इन्फेक्शन होती है, या फिर वो वायरस हो सकता है, या फिर वो फंजाई हो सकता है, या फिर वो पैरासाइट भी हो सकता है। तो ये तो क्या कहलाएगा? एजेंट, जो इन्फेक्शन का मेन कारक है। ठीक है, वो क्या है? एजेंट। और उसमें क्या हो सकता है? एजेंट बैक्टीरिया भी हो सकता है, यानी कि जीवाणु, हिंदी में बोले तो जीवाणु। और वायरस यानी कि विषाणु, है ना। तो और फंगस भी हो सकती है, वो पैरासाइट भी हो सकते हैं, जिसको परजीवी बोलते हैं। ठीक है, परजीवी का मतलब क्या है? हाँ, जो अपना जीवन क्या करता है, दूसरे के ऊपर जो डिपेंडेंट होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जुएं होती हैं, है ना, जो व्यक्ति के सिर में रहती है, वो जीवित कैसे रहती है? इंसान का खून पी के, है ना। तो वो यदि उसको वो जो इंसान का सिर या खून नहीं मिलेगा तो वो क्या है, आगे ना तो मल्टीप्लाई कर पाएगी, ना वो आगे अपना जीवन जी पाएगी। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारी एजेंट की। फिर क्या है? कैरियर। अब कैरियर कौन है? कैरियर है जो एजेंट को लेके जा रहे हैं किसके तक? होस्ट तक। ये मतलब मेहमान है। एजेंट क्या है? मेहमान है। मेन काम करने वाला कौन है? एजेंट है। ठीक है, अब ये है कैरियर बीच में। ये कौन है? कोई जैसे मान लो आपके घर मेहमान आया, ये ऑटो वाला है, जैसे ऑटो रिक्शा वाला है, जैसे कैरियर। ठीक है, ये इसको लेकर जाएगा। होस्ट किसे कहते हैं? मेजबान को, है ना। यानी कि जब आपके घर मेहमान आए हैं, है ना, तो उसको लेकर जाने वाला, आप तक पहुंचाने वाला कौन है? कैरियर। अब वो कोई भी हो सकता है, मक्खी, मच्छर, किसी के थ्रू भी वो जा सकता है। ठीक है, तो वो हो गया कैरियर। फिर होस्ट कौन है? होस्ट आपकी बॉडी, है ना। होस्ट आपकी बॉडी होगी, यानी कि ये एजेंट आया किसके थ्रू? कैरियर के थ्रू। ठीक है, और पहुंचा कहां पे? आपकी बॉडी में। होस्ट आप हो और आपकी बॉडी, इसके लिए क्या है? मतलब
ये आपकी बॉडी के लिए मेहमान है, ठीक है। अब ये आ गया तो उसके बाद इसका काम शुरू हो जाता है, भले ही वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, पैरासाइट हो, फिर ये आपकी बॉडी पे हमला बोलते हैं, जिसे आप बोलते हैं भी एंटीजन अपनी बॉडी में आ गया, है ना। ये जो एजेंट है ये हो गया जैसे एंटीजन, एंटीजन ये आपकी बॉडी में घुस चुका है। अब ये अपने कुछ टाइम लेता है, मतलब जब ये आपकी बॉडी में एंटर कर गया उससे लेकर जब तक ये अपने लक्षण दिखाएगा, मतलब अंदर घुसा ये तो है नहीं जैसे ही आपकी बॉडी में एंटर किया तो बीमारी पैदा होगी, इंस्टेंट नहीं होगी। अब ये अंदर आएगा, आपकी बॉडी के जो सेल हैं पहले से अंदर बैठे जो हेल्दी सेल हैं उनको पहचानेगा कैसे सेल हैं, फिर उनको तोड़ना शुरू करेगा, फिर उनके अंदर अपना घर बनाएगा, फिर अपने जैसे कई बंदे मल्टीप्लाई करेगा, तो फिर वो क्या है इन्फेक्शन आपके शरीर में दिखने लगेंगे, आपके जो लक्षण होते हैं ना साइन एंड सिम्टम फिर दिखने लगेंगे। तो जिस टाइम ये एंटीजन आपकी बॉडी के अंदर एंटर किया वहां से लेकर जहां तक उसने साइन एंड सिम्टम दिखाए हैं, तो जो वो टाइम पीरियड है उसे क्या बोलेंगे हम, इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या हो गया, आपकी बॉडी में कोई बाहरी एजेंट एंटीजन एंटर किया, वहां से लेकर जो साइन एंड सिम्टम उसने दिखाए हैं उस टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं हम, इंक्यूबेशन पीरियड। तो ये अलग अलग बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट के लिए अलग अलग इंक्यूबेशन टाइम पीरियड होता है। कुछ बैक्टीरिया वायरस ऐसे होते हैं जो 2-3 दिन में या 1 हफ्ते में अपने लक्षण दिखा देते हैं, कुछ होते हैं 2 महीने या 4 महीने में दिखाते हैं, और कुछ होते हैं 4-4, 5-5 साल भी ले जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो HIV है, एड्स होती है जो, वो भी कुछ महीनों से लेकर 5 साल तक उसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। तो ये तो बात हुई एजेंट और कैरियर और होस्ट की, ठीक है। तो अब इसमें क्या बता रहे हैं, किसी विशेष संक्रामक कारक या उसके विषैले उत्पादों के कारण होने वाली बीमारी जो उस कारक या उसके उत्पादों के संक्रमित व्यक्ति, पशु, जलाशय, यानी कि संक्रमित एक तो इन्फेक्शियस बंदा है या कोई पशु है या फिर जलाशय, उसको क्या बोल दिया इन्होंने, रिजर्वायर। रिजर्वायर क्या हो गया, यानी कि उसके अंदर पहले से वो एजेंट बैठा है, वो किसी को भी दे सकता है आगे, ठीक है। तो किसी अति संवेदनशील मेजबान, अब इन्होंने अति संवेदनशील मेजबान बोला, ससेप्टिबल होस्ट। इसका मतलब क्या है, जिस बंदे की इम्यूनिटी डाउन है ना, जिसकी इम्यूनिटी डाउन है वो क्या है, अति संवेदनशील मेजबान है। अब बंदे तो मान लो कई कांटेक्ट में आएंगे उसके, जैसे मान लो आपको कोई वायरल कोल्ड है, ठीक है, आप इन चारों को मिले हो, चारों से हाथ मिलाए हैं, ठीक है, इनके साथ बैठे हो, खाना खाया, लेकिन बीमार सिर्फ ये अंकित हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो वो 3 बंदे और है ना, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, उनका जो इम्यून सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग है कि जो आपने वायरल उसको दिया है उनके साथ जो उनकी बॉडी में गया तीनों की बॉडी में है, लेकिन इनका जो तीनों का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग था कि उन्होंने फाइट करके उसको खत्म कर दिया, उसको पनपने नहीं दिया शरीर में। लेकिन अंकित का इम्यून सिस्टम थोड़ा डाउन था, तो इसकी बॉडी में जो सेल थे वो कमजोर थे, एंटीबॉडी नहीं बना पाया, जो बनाई थी वो इतनी मजबूत नहीं थी कि उस वायरस से या उस बैक्टीरिया से लड़ सके, ठीक है। इसलिए अंकित के वो वायरल आपका हो गया, ठीक है। तो फिर क्या है, अति संवेदनशील मेजबान तक किसी मध्यवर्ती पौधे या पशु, यानी कि जो मध्यवर्ती है ना, जो रिजर्वायर है या कैरियर है, वो कोई भी हो सकता है, मक्खी, मच्छर, पौधा, या हो सकता है वो इंसान ही हो। जैसे मान लो एक बंदा HIV पॉजिटिव है ना, उसको पता भी है या नहीं भी पता
कि मैं HIV पॉजिटिव हूँ, ठीक है। तो वो बंदा क्या है, वो रिजर्वायर है किस चीज का, HIV का। रिजर्वायर कैसे कहते हैं, जो रिजर्व रखता है, वो तो रिजर्व रख रहा है उसको, वायरस को। तो वो मान लो किसी के संपर्क में आएगा, उसका या तो ब्लड कांटेक्ट हो गया या सेक्सुअली किसी के कांटेक्ट में वो बंदा आ गया, तो क्या होगा, उसने दूसरे बंदे को गिफ्ट में दे दिया वो, है ना। तो वो भी एक रिजर्वायर है। तो रिजर्वायर भी कोई भी हो सकता है, मक्खी, मच्छर, पानी, पशु पक्षी या इंसान भी, ठीक है। तो किसी मध्यवर्ती पौधे या पशु मेजबान वाहक या निर्जीव वातावरण के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संचारित होने के कारण उत्पन्न होती है। अब इसके अंदर और क्या हो सकता है, रिजर्वायर या कैरियर, कोई निर्जीव चीज भी हो सकती है जिसमें लाइफ नहीं है। जैसे आपने यहाँ पे छींक दिया, है ना, यहाँ पे आपने, आपको वायरल जुकाम था, आपने यहाँ पे छींक दिया, तो वो हो सकता है जैसे ये टेबल है, इसके ऊपर आपका वो वायरस आके चिपक गया या बैठ गया। फिर आप चले गए क्लास छोड़ के, कोई दूसरा स्टूडेंट आके यहाँ पे बैठा है, उसने टच किया, उसके हाथ नाक तक या मुंह तक लगाए, तो वो उसकी बॉडी में भी एंटर हो गया। तो फिर ये टेबल क्या हो गया, उसके लिए रिजर्वायर हो गया, ठीक है। तो संचारी रोग या संक्रामक रोग, संक्रामक रोग को संचारी रोग भी बोल देते हैं, क्योंकि एक से दूसरे में संचार कर देता है। तो ये बीमारियां होती हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती हैं। ये बीमारियां किसी रोग जनक जैविक एजेंट के कारण होती है, ठीक है। रोग जनित जैविक एजेंट, जो एंटीजन बोलते हैं जिसे हम। एजेंट वह सूक्ष्म जीव है जो वास्तव में बीमारी का कारण बनता है। एजेंट कौन है, वह सूक्ष्म जीव है जो वास्तव में किसी बीमारी का कारण बनता है। फिर एजेंट बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या परजीवी कोई भी रूप हो सकता है। मैंने पहले बता दिया आपको, जो एजेंट है वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, फंगस भी हो सकता है, पैरासाइट भी हो सकता है। तो किसी भी रूप में वो प्रेजेंट हो सकता है। फिर क्या कहते हैं, सूत्र संहिता में व्याधियों के संक्रमण के विभिन्न तरीकों का वर्णन किया है। यह रोग तथा इन्हीं की तरह संक्रमित होने वाले अन्य रोगों को संक्रामक रोग कहा जाता है। अब ये कह रहे हैं कि ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कैसे कैसे पहुंच सकते हैं, वो अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत ने बताया है। सबसे पहले परसंघात। परसंघात का मतलब क्या है, रोगी के साथ भोजन करने से। कुछ बीमारियां ऐसी होती है, दो बंदों ने साथ में बैठ के खाना खाया, तो एक को जो रोग था वो दूसरे व्यक्ति को भी हो गया। और क्या है, गात्र स्पर्शन। गात्र स्पर्शन क्या है, एक दूसरे व्यक्ति को छूने से, उसके शरीर को टच करने से, उससे भी रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तीसरा क्या है, निश्वास, यानी कि रोगी के श्वास द्वारा भी हो जाते हैं। कुछ रोग ऐसे होते हैं जो पास बैठ के सांस लिए तो उसका बैक्टीरिया या वायरस जो भी है दूसरे के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। फिर क्या है, सहभोजनात्। सहभोजनात् भी वही है जो पहले बात की हमने, यानी कि एक साथ बैठ के उन्होंने भोजन किया है। फिर तीसरा क्या है, सह शय्यासना, यानी कि जैसे कोई बीमार व्यक्ति अपने मंजे पे सोता है, उसे बिस्तर पे या बेड पे, चद्दर पे, गद्दे पे, ठीक है, वही बिस्तर आपने यूज कर लिया, है ना, जो पेशेंट था उसका ही बिस्तर आपने यूज कर लिया, तो वो बीमारी हो सकता है, उसमें जो बीमारी थी वो आपके अंदर भी हो जाए, ठीक है। तो और क्या है, वस्त्र माल्य लेपनाथ, यानी कि जो उसके कपड़े हैं, कोई रोगी है उसके कपड़े आपने पहन लिए, है ना, उसकी माला पहन ली, उसका तौलिया यूज कर लिया, है ना, यानी कि कहने का मतलब उसका कुछ भी सामान आपने यूज कर लिया तो भी वो रोग आपको हो सकता है, ठीक है। जो इन्फेक्शियस डिजीज होंगी वो हो जाएंगी, यानी कि फैलने वाली। अब ऐसे नहीं होगा कि किसी बंदे को बीपी की बीमारी है, उसका तौलिया आपने यूज कर लिया तो आपको हो जाएगा, या उसके साथ बैठ के खाना खा लिया तो आपको भी बीपी की बीमारी हो जाएगी, ठीक है। तो बीमारियां भी कई टाइप की हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं संक्रामक रोगों की, जो इन्फेक्शियस डिजीज होती है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाती है, फैल जाती है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कुष्ठ। कुष्ठ रोग पता ना क्या होता है, कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग खांसी नहीं होती है, कुष्ठ रोग स्किन डिजीज होती है जो फैलती रहती है,
मतलब स्किन ऐसे उखड़ती रहती है, फट जाएगी ऐसे, मतलब अजीब से, जैसे राजस्थान में जैसे सूखी जमीन पे कई जगह होती है ना, बहुत ज्यादा धूप पड़ती है, वो पपड़ियां सी कैसे बन जाती है, उस तरह से स्किन फटने लग जाती है। उसको इंग्लिश में हम लेप्रोसी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेप्रोसी। ठीक है। तो ऐसी डिजीज क्या है? साथ रहने से, छूने से, या मतलब इस तरह से उसके कपड़े वगैरह यूज करने से, या उसके अंदर से कोई थूक वगैरह या छींक से, इस तरह से हो सकते हैं। ये क्या है? कुछ कुष्ठ रोग हो गया, या फिर कोई और भी स्किन डिजीज होगी। स्किन डिजीज जल्दी फैलती ना एक दूसरे से, टच करने से या वैसे जल्दी फैल जाती है, तो वो क्या है? स्किन इन्फेक्शन। फिर क्या है? सेकंड क्या है? इन्फेक्टिव ज्वर। जो ज्वर है, ज्वर किसे कहते हैं हम? बुखार को। ठीक है। कुछ बुखार ऐसी होती है जैसे वायरल फीवर होती है, ठीक है, या बैक्टीरियल होती है, ठीक है, जैसे ये अपने टाइफाइड होती है, ये भी बैक्टीरियल है और इन्फेक्शियस है, ये भी एक से दूसरे में हो सकती है। ठीक है। और क्या है? शोष। शोष हम किसे कहते हैं? टीबी को। शोष रोग या क्षय रोग। क्षय रोग भी टीबी को कहते हैं, और शोष भी हम टीबी को कहते हैं। टीबी में क्या होता है? टीबी की जो बीमारी होती है उसमें क्या होता है विकास? खांसी, बुखार, शरीर सूख जाता है, बिल्कुल, है ना, वेट लॉस होने लग जाता है। टीबी की एक स्पेशलाइजेशन ये है, इसमें जो फीवर आता है ना वो रात को ज्यादा आता है, और रात को सोते हुए व्यक्ति को क्या होता है? पसीने आने लग जाते हैं। जब भी टीबी का पेशेंट आपके पास आएगा वो आपको ये लक्षण बताएगा कि मेरा वजन घटता जा रहा है, ठीक है, और क्या हो रहा है, मेरे को बुखार आता है लेकिन रात को आता है, और रात को मेरा सारा शरीर क्या होता है? पसीने में भीग जाता है, और खांसी आती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक है। ये सारे लक्षण किसके हैं? टीबी वाले के। जब आप उसका चेस्ट एक्सरे करवाओगे तो उसमें आपको गांठें देखने को मिलेंगी, हैं, हाँ, वाइट वाइट आपको ऐसे पैचेस दिखाई देंगे उसके चेस्ट एक्सरे में। और या फिर आप उसका स्पुटम कल्चर करवाओगे, स्पुटम टेस्ट करवाओगे तो उसमें भी आपको बैक्टीरिया मिलेगा। अब मैंने आपको ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया बताया था, याद है क्या भाई? किसके कारण टीबी होती है? टीबी का कॉजिंग बैक्टीरिया कौन सा है अंकित, पूजा, हिमांशु? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। ठीक है। तो ये इसका मेन कॉजिंग बैक्टीरिया है, किसका? ट्यूबरकुलोसिस का, टीबी का। फिर क्या हो गया? नेत्र अभिसंधि। और कौन सी डिजीज है? नेत्र अभिसंध, जिसको क्या कहते हैं हम? कंजक्टिवाइटिस। इसमें क्या होता है? ये जो अपनी आंख के ऊपर की जो लेयर होती है ना, कंजक्टाइवा, कंजक्टाइवा एक लेयर होती है, वो सूज जाती है, ऐसे रेड हो जाती है और सूज जाती है। ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? वो भी कोई बंदे जैसे क्या कहते हैं, ऐसे उसके अपनी आंख के हाथ लगा के दूसरे की आंखों को टच कर दिया तो वो फैलने के चांसेस रहते हैं पूरे पूरे। और कौन सा हो गया? अन्य अपसर्गिक रोग, संचारी और कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल किसे कहते हैं? फैलने वाली। ठीक है। और एक मनुष्य से जो दूसरे मनुष्य में फैलते हैं वो क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज है। ठीक है। तो ये तो हमने बात कर ली संक्रामक रोग, डेफिनेशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज की। अब क्या है? संक्रमण के प्रकार एवं प्रसार, टाइप ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है। मतलब अब ये इन्फेक्शन कैसे कैसे फैलती है, संक्रामक के प्रकार कौन कौन से हैं, और इसका प्रसार कैसे होता है, यानी कि ट्रांसमिशन कैसे कैसे होता है। ठीक है। संक्रमण तब होता है जब रोगाणु शरीर में प्रवेश करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, एजेंट बाहर से किसी कैरियर के थ्रू आपके बॉडी में एंटर कर गया। ठीक है। फिर क्या है? वो गुना करता है, यानी कि मल्टीप्लाई करता है, क्योंकि एक एजेंट आपके अंदर घुसा है, वो अकेला तो कुछ नहीं कर सकता। फिर वो क्या करेगा? उसको आपकी बॉडी के अंदर ऐसा एनवायरनमेंट मिल जाएगा जिससे कि वो क्या करेगा? अपने जैसे
कई बंदे तैयार करेगा, अपनी सेना तैयार करेगा। जैसे वो एक रोबोट वाली मूवी देखी क्या, चिट्टी वाली, रजनीकांत वाली, वो जैसे पहले अकेला होता है, ठीक है, तो उसके बाद उसको कुछ मतलब ऐसा हो जाता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, तो वो क्या करता है, अपने जैसे रोबो बना लेता है, बहुत सारे अपनी सेना बना लेता है, फिर वो तबाही मचाता है। वैसे ही क्या करते हैं ये बैक्टीरिया या वायरस भी क्या करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर एंटर हो जाएंगे, फिर एनवायरनमेंट ऐसा देखेंगे, उस एनवायरनमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे, अपने जैसे कई सारे बंदे तैयार कर लेंगे, फिर हमला बोलते हैं। सीधा अंदर घुसते ही हमला नहीं बोलेंगे, पहले अपनी फौज तैयार करते हैं। और जो एंटर करने से लेकर हमला बोलने तक का जो पीरियड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जो बैक्टीरिया या वायरस अंदर घुस गया, वहां से लेकर जहां उसने इन्फेक्शन क्रिएट की है, उस टाइम पीरियड को क्या बोलेंगे हम? हैं? तभी तो मैं जान के खड़ा हूँ इधर, अभी बताया 5 मिनट पहले, इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। तो अब ये कहना मल्टीप्लाई करते हैं और बीमारी और रोग उत्पन्न होते हैं, उसके बाद ये रोग को उत्पन्न करते हैं। विभिन्न प्रकार के रोग जनक रोगाणु विभिन्न प्रकार की बीमारी और रोग उत्पन्न करते हैं, यानी कि अलग अलग टाइप के जो एजेंट होते हैं, एंटीजन होते हैं, वो अलग अलग तरह की बीमारियों को पैदा करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये क्या है, ये रोगाणु त्वचा से त्वचा के संपर्क, ठीक है, यानी कुछ ऐसे होते हैं जो स्किन के टच में आने से एंटर हो गए, कुछ क्या है शरीर के तरल पदार्थों के स्थानांतरण, यानी कि शरीर में से जैसे आपको छींक आई, आपके जो ड्रॉपलेट है, ड्रॉपलेट क्या होते हैं, बिल्कुल माइक्रो छोटे छोटे, जो अपने जब अपन छींकते हैं या बोलते हैं, है ना, जो वो थूक के बिल्कुल बारीक बारीक कण होते हैं, जिसको ड्रॉपलेट्स बोलते हैं, या उसके ट्रांसफर होने से, ठीक है, या फिर मल के संपर्क के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं। मल के संपर्क से कैसे हो गया, जैसे किसी व्यक्ति को मैंने आपको बताया था टाइफाइड है, उसने खुले में मल त्याग कर दिया, उससे क्या हुआ, मक्खी आई उस पर बैठी, फिर उसके तुरंत बाद उड़ के आपके खाने पे बैठ गई, है ना, तो वो बैक्टीरिया टाइफाइड का आपके अंदर एंटर कर जाएगा। तो अब विकास कुमार बताएगा जो टाइफाइड होती है उसके लिए कौन सा बैक्टीरिया होता है, कॉजिंग बैक्टीरिया ऑफ टाइफाइड। मयंक, अभी अंकित, रईस, पूजा, नहीं याद? कोई नहीं, याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद क्या है तो है, हाँ बता बता, सही बता रहे, साल्मोनेला टाइफी, इसके लिए कोजिंग बैक्टीरिया कौन सा है टाइफाइड के लिए, साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। तो फिर क्या है, और किससे होगा, वो दूषित भोजन या पानी का सेवन करके, कुछ ऐसा भोजन है जिसमें पहले से किसी बीमारी का बैक्टीरिया प्रेजेंट है, या फिर ऐसा पानी है, ऐसा जल है जिससे क्या हुआ, वो सेवन करने से वो एजेंट उसके अंदर, एंटीजन उसके अंदर घुस गया। और क्या है, हवा में मौजूद कणों, या फिर क्या है, बैक्टीरिया वायरस, कुछ हवा ऐसी होती है, हवा के अंदर भी प्रेजेंट होता है, तो उसमें अपन ने सांस लिया तो उससे भी अपने वो एंटीजन या बैक्टीरिया वो अपने अंदर घुस सकता है। और क्या है, बूंदों को श्वास के द्वारा अंदर लेने से, ठीक है, कुछ कई बार जैसे काफी लंबे टाइम अपने बारिश नहीं आई, फिर क्या हो गया, पोल्यूशन भी अपने सिटी में बहुत है, ठीक है, उसके बाद अचानक से एक बारिश आई है ना,
तो कई बार बड़े बुजुर्गों से सुना है पहली बारिश में नहीं नहाना, सुना है? क्यों? उसका रीजन? हाँ, उसको अपन एसिड रेन बोलते हैं। जो पहली बारिश होती है उसको अपन एसिड रेन बोलते हैं? अम्लीय वर्षा, हाँ। हाँ, क्योंकि इतने टाइम से क्या था, पोल्यूशन था, वो क्या है, हवा में फैला हुआ है, ठीक है। फिर जब वो बारिश आएगी तो वो उसको सबको साथ में लेके आएगी, उसमें अपन आएंगे तो अपन भी बीमार हो जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं पहली बारिश में नहीं नहाना। और जब भी जैसे मान लो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है, फिर सारे यही कहते हैं एक बार बारिश आ जाए तो मौसम साफ हो जाएगा। तो वो इसीलिए होता है, वो सारे पोल्यूशन को अपने साथ लेकर नीचे ज़मीन पे बहा देती है, ठीक है, उसको ख़त्म कर देती है। तो उसके बाद क्या है, किसी ऐसी चीज़ को छूने से रोगाणुओं से संक्रमित हो सकते हैं जिसे रोगाणुओं वाले किसी दूसरे व्यक्ति ने भी छुआ है, ठीक है। यानी कि जैसे मान लो इस बोर्ड को किसी को कोई बीमारी है, किसी ने इसको आगे छू दिया, उसके बैक्टीरिया यहाँ लग गए, फिर आके जैसे मैंने पढ़ाया तो मैंने भी इसको टच किया तो वो बैक्टीरिया मेरे अंदर एंटर हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर क्या है, रोगाणु बीमारी का कारण बनते हैं, लेकिन सभी विषाणु, जीवाणु, कवक या परजीवी रोगाणु नहीं होते, ठीक है। अब ये कहना क्या चाह रहे हैं, जो रोगाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, है ना, वो क्या होते हैं, बीमारी का कारण बनते हैं, ठीक है। लेकिन अब इसको फंगाई को क्या कहते हैं, कवक कहते हैं हिंदी में, कवक। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, सभी बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और पैरासाइट ये सारे ही ऐसे नहीं होते बीमारी वाले। कुछ मतलब बैक्टीरिया अपनी बॉडी में है, पैरासाइट परजीवी। तो ये क्या है, ये कहते हैं कि भाई सारे बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई या पैरासाइट ऐसे नहीं होते जो बीमारी फैलाते हैं। कुछ हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल भी होते हैं, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया अपनी बॉडी में भी होते हैं जो अपने लिए बेनिफिशियल होते हैं। अब जैसे दही होती है, जो दही, उसमें भी बैक्टीरिया होते हैं, है ना। कौन से होते हैं, नाम कोई है? दही में जैसे बैक्टीरिया होते हैं, जब आपको लूज मोशन लग जाता है तब एक टैबलेट देते हैं डॉक्टर साहब। लैक्टोबैसिलस होते हैं दही के अंदर, ठीक है। अब वो क्या है, तो बैक्टीरिया, आप जब दही को माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको खाने का दिल नहीं करेगा, लेकिन वो क्या है, अपने लिए बेनिफिशियल है। देखा है क्या, कैसे दें है, करता है क्या? तो वो क्या है, मतलब अपने लिए फायदेमंद है, अपने पेट के लिए, अपने गट के लिए फायदेमंद है, ठीक है। तो इस तरह से ये मतलब सभी रोगाणु या जीवाणु या विषाणु या कवक या परजीवी या बीमारी के कारक नहीं होते, ये कहना चाह रहे हैं। फिर क्या है, शरीर संक्रमण से लड़ने वाली विशेष कोशिकाएं, यानी कि शरीर के अंदर कोई इन्फेक्शन आई है, उससे लड़ने वाली विशेष कोशिकाएं कौन सी होती हैं? अपने शरीर में इन्फेक्शन, मतलब ये एजेंट अंदर, हाँ, वाइट ब्लड सेल और आरबीसी भी हेल्प करते हैं, लेकिन मेनली कौन है, डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल में भी अलग अलग होते हैं, लिम्फोसाइट होता है, और कौन सा होता है, बेसोफिल्स होता है, न्यूट्रोफिल्स होता है, इस्नोफिल्स होता है, 5 होते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, तो ये क्या करते हैं, जो संक्रमण से लड़ने वाली विशेष कोशिकाएं सफेद रक्त कोशिकाओं को बढ़ाकर सक्रिय करके रोगाणुओं पर प्रतिक्रिया करते हैं। फिर क्या करेगा, ये जो डब्ल्यूबीसी है उसको बढ़ा के एंटीबॉडी तैयार करेंगे, जो ये बंदे अंदर घुस गए, इनको मारने के लिए अपनी शरीर की जो सेना है, फौज है, वो भी तैयार हो जाएगी लड़ने के लिए। फिर इसीलिए मैंने आपको बताया था ना एक दिन, जब भी किसी बंदे को कोई इन्फेक्शन है ना, तो आप उसका सीवीसी टेस्ट करवाओगे तो उसमें आपको टीएलसी बढ़ी हुई मिलेगी,
तो वो बढ़ी हुई क्यों मिल रही है? क्योंकि अपने अंदर इन्फेक्शन है, बाहर का बैक्टीरिया अंदर घुस चुका है, उसको मारने के लिए अपनी सेना बढ़ चुकी है। ठीक है, तो उसके लिए ही आप क्या करते हैं, हेल्प के लिए बाहर से भी सेना भेजते हैं। जो एंटीबायोटिक आप टैबलेट देते हैं पेशेंट को, वो क्या है, वो रेडीमेड सेना है, पर्टिकुलर उस बैक्टीरिया को मारने के लिए। ठीक है, और क्या है, वे एंटीबॉडी छोड़ते हैं या रोगाणुओं को नष्ट करते हैं, मतलब एंटीबॉडी छोड़ते हैं या रोगाणुओं को खा जाते हैं। फैगोसाइटोसिस सेल होते हैं अपने बॉडी में, वो क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया अंदर घुसे हैं उनको खा जाते हैं। फैगो मतलब खाना, साइटोसिस यानी सेल, बैक्टीरिया को खाने वाले सेल। ठीक है, मोनोसाइट होते हैं, जैसे मोनोसाइट क्या कहते हैं, जो बैक्टीरिया अंदर घुसे उनको खा जाते हैं। तो फिर आज की क्लास में अपन इतना ही करेंगे, बाकी कंटिन्यू करेंगे इसको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, क्लास लेते रहो क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू हो गया। थैंक यू।